हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। माई सेल्फ मनीषा जहांगीर। तो जैसा कि हमने कल स्टार्ट किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित क्वेश्चन आंसर की सीरीज, तो उसी सीरीज को हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? निम्नलिखित में से सही तथ्य की पहचान करनी है। कोनार्ड असंबंधता ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य। मोह असंबंधता निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य। रैपिटी असंबंधता ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के मध्य। गुटेनबर्ग असंबंधता मेंटल एंड कोर के मध्य। तो सही आंसर की पहचान करनी है दोस्तों। कौन सी डिसकंटिन्यूटी किसके मध्य पाई जाती है? सही तथ्य की पहचान कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले है क्रस्ट, मेंटल, उसके बाद में आता है कोर। सबसे नीचे कोर, सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर उसके नीचे मेंटल और सबसे नीचे कोर पाए जाते हैं। तो इनके मध्य कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है? तो क्रस्ट और मेंटल के मध्य मोह असंबंधता पाई जाती है। मेंटल और कोर के मध्य गुटेनबर्ग असंबंधता पाई जाती है। जैसा कि हम पता है कि क्रस्ट के भी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य भी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य कोनार्ड असंबंधता पाई जाती है। और ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के मध्य रैपिटी असंबंधता पाई जाती है। उसी प्रकार ऊपरी कोर और निचले कोर के मध्य लेहमान असंबंधता पाई जाती है। तो देखते हैं दोस्तों, कोनार्ड असंबंधता ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य पाई जाती है। सही है दोस्तों। मोह असंबंधता निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य पाई जाती है। ये भी सही है दोस्तों। रैपिटी असंबंधता ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के मध्य पाई जाती है, जैसा कि हमने यहाँ देखा अभी। तो ये भी सही है दोस्तों। गुटेनबर्ग असंबंधता मेंटल और कोर के मध्य पाई जाती है। ये भी दोस्तों सही है। इसका आंसर होगा ई, ऑल ऑफ द अबव। सभी तथ्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, इसके बारे में बताना है दोस्तों। 5.49 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 5.51517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो सही आंसर की पहचान कीजिए दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं घनत्व क्या होता है। अर्थात किसी निश्चित क्षेत्र पर पाए जाने वाली कणों की संख्या, उसी को हम घनत्व बोल सकते हैं। अर्थात किसी एक निश्चित क्षेत्र पर पाए जाने वाले कणों की संख्या या कणों का भार ही घनत्व कहलाता है। तो पृथ्वी का औसत भार या औसत घनत्व कितना होता है? इसे भी हम दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। पहला है कैवेंडिश के अनुसार और दूसरा रिमोट सेंसिंग के अनुसार। कैवेंडिश के अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.48 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और रिमोट सेंसिंग के अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडरग्राट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया था? वांडरग्राट महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया था, ये बताना है आपको। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में?
तो देखते हैं दोस्तों, वांडरगार्ड महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में विभाजित किया था। ये कौन कौन से भाग है या कौन कौन से ये पढ़ते हैं, इन्हें देखते हैं हम। पहली है ऊपरी सिलिकेट पर, दूसरी है आंतरिक सिलिकेट, तीसरी है धात्विक सिलिकेट मिश्रित परत, और चौथी है दोस्तों धात्विक पिंड। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की पहचान करनी है। भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार में भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। प्रवार क्रोड सीमा का निर्धारण मोह असमानता के द्वारा होता है। प्रवार भूपृष्ठ सीमा का निर्धारण गुटेनबर्ग असमानता द्वारा होता है, या प्रवार मुख्यतः लोहा और निकल से निर्मित होता है। तो इसमें सही कथन की पहचान करनी है दोस्तों, कौन सा सही है। अभी हमने डिसकंटिन्यूटी की बात की थी, तो उसके अनुसार आइए देखते हैं दोस्तों, भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार में भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक से वृद्धि हो जाती है। ये सही बात है दोस्तों। प्रवार क्रोड सीमा का निर्धारण मोह असमता द्वारा होता है। प्रवार अर्थात मेंटल एंड कोर के मध्य कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है? तो अभी हमने देखा था मेंटल और कोर के मध्य गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो यहाँ मोह ये गलत हो जाएगा। प्रवार भोर भूपृष्ठ सीमा का निर्धारण गुटेनबर्ग असमता द्वारा होता है। अभी हमने देखा था कि क्रस्ट और मेंटल के मध्य कौन सी असंबंधता पाई जाती है? तो क्रस्ट और मेंटल के मध्य मोह असंबंधता पाई जाती है। तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रवार मुख्यतः लोहा और निकल से निर्मित होता है। मेंटल लोहा और निकल से निर्मित नहीं होता, अपितु कोर का निर्माण होता है लोहा जैसी भारी धातुओं से। निकल और फेरस जैसी भारी धातुओं से कोर का निर्माण होता है, ना कि मेंटल का। तो ये भी गलत हो जाएगा, सही आंसर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा खनिज अधिकतम पाया जाता है? पृथ्वी के भूपृष्ठ पर अर्थात क्रस्ट पर सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? एल्यूमिनियम, लोहा, सिलिका या सोडियम? तो बताइए दोस्तों, कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है इसमें? आइए देखते हैं दोस्तों, अगर क्रस्ट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्रस्ट पर ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है क्रस्ट में। उसके बाद में सिलिका, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में लोहा। तो सबसे ज्यादा इसमें ऑक्सीजन, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिनियम और फिर लोहा। तो ऑप्शन में यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन नहीं है, उसके बाद में सिलिका पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलिका। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा 47 पॉइंट लगभग 47.7% पाया जाता है। अगर सिलिका की बात की जाए तो 27.8%। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो 8.1% अप्रोक्सीमेटली है ये। लोहे की बात की जाए तो यह है 5.0%, तब 5% पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाल सीमा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था सियाल और सीमा नीफे के रूप में भूगर्भ का सबसे पहले विभाजन किसने किया था? वांडरग्राट महोदय ने, डेली द्वारा, होम्स द्वारा या स्वेज द्वारा? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों।
सियाल सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्वेस महोदय ने, ऑप्शन नंबर डी। वांडरगार्ड महोदय ने पृथ्वी भूगोल को 4 भागों में विभाजित किया था, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में अभी देखा था। और स्वेस महोदय ने 3 भागों में विभाजित किया था। इनकी फेमस बुक है द फेस ऑफ द अर्थ, द फेस ऑफ द अर्थ। इस बुक के अंदर इन्होंने पृथ्वी भूगर्भ को सियाल सीमा और नीफे के रूप में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का अप्रत्यक्ष साधन है? भूगर्भ की जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है इनमें से? ठोस धरातलीय चट्टानें, खनन क्षेत्रों की चट्टानें, ज्वालामुखी उद्गार या गुरुत्वाकर्षण? तो सही आंसर बताइए दोस्तों इसका। अप्रत्यक्ष स्रोत। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ठोस धरातलीय चट्टान धरातल से निकल रही है, ये प्रत्यक्ष स्रोत है। खनन क्षेत्रों की चट्टानें, खनन भी हम अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत शामिल करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार भी हम अप्रत्यक्ष अर्थात धरातल से ही प्राप्त होता है, तो इसे भी हम प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में सम्मिलित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक अप्रत्यक्ष साधन है जो एक बल के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? प्रवार का ऊपरी भाग था, मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? दुर्बलता मंडल, क्रोड, नीफे, स्थल मंडल? तो सही आंसर बताइए दोस्तों इसका। मेंटल के ऊपरी भाग में सर्वाधिक क्या होता है, या मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल, क्रोड, नीफे या स्थल मंडल? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्थल मंडल। मेंटल से 75 किलोमीटर तक का भाग स्थल मंडल कहलाता है, उससे ऊपर का भाग एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें संचरण की गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है? अर्थात कौन सी भूकंप तरंगे ऐसी है जो संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है, अर्थात एक सीधी लाइन में चलती है? धरातलीय तरंगे, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। कौन सी भूकंपीय तरंगे संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है? तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। ऐसी कौन सी भूकंपीय तरंगे जो संचरण गति की दिशा में युक्त पदार्थ पर दबाव डालती है? तो ये तरंगे प्राथमिक तरंगे, तब प्राइमरी वेव्स। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान चलती है तथा सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली प्राथमिक तरंगे क्या होती है? द्वितीयक तरंगे जल या तरंग, जल या लहर तरंग के रूप में, या जल या तरंग लहर तरंग के माध्यम के अनुसार चलती है। धरातलीय तरंगे, इनको लॉन्ग वेव्स भी कहा जा सकता है या लव वेव्स से कहा जाता है, जो सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाते हैं तो औसतन जिस गहराई पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से तापमान में वृद्धि होती है वह है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से तापमान में वृद्धि होती है, वह कौन सी गहराई पर जाकर होती है? 64 फीट, 146 फीट, 164 फीट या 46 फीट? सही आंसर बताइए दोस्तों।
देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। तो अगर इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से 64 फीट तापमान की गहराई पर तापमान में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली सीरीज में।